तो पिछली वीडियो में हमने देखा था किस तरीके से वैलिडेटर्स ऐड करते हैं फ्रंट एंड के फॉर्म में, ताकि सबमिट करने से पहले हम लोग उसे चेक कर सकें। फ्रंट एंड में हमने फॉर्म डिज़ाइन भी कर दिया था और वैलिडेटर्स ऐड भी कर दिए थे। इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि किस तरीके से बैक एंड में एक क्लास बनाएंगे, डेटाबेस बनाएंगे, जहाँ पे फ्रंट एंड से जो डेटा आएगा उसे सेव करेंगे। तो सीधा प्रोग्रामिंग शुरू करते हैं। तो इस बैकएंड के लिए इस बार हम लोग यूज़ करने वाले ASP.NET Core, जिसमें एंटिटी फ्रेमवर्क कोर भी यूज़ होगा, जो कि बिना क्वेरी लिखे ही हमें डेटाबेस के क्वेरी एग्जीक्यूट करने में मदद करेगा। तो हम लोग सबसे पहले खोलेंगे हमारा माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो कोड। क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट करिए। इसमें हमें चूज़ करना है वेब API। ASP.NET Core वेब API चूज़ करने के बाद नेक्स्ट, यहाँ पे नाम दीजिए, हम लेंगे रजिस्टर। पाथ ऑलरेडी चूज़ करके रख दिया है। सॉल्यूशन नेम जो है वही। नेक्स्ट, ASP.NET Core 3.1 यूज़ करने वाले हम लोग। कॉन्फ़िगर फॉर HTTPS क्रिएट। अब ये प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहा है। तो अब प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया है। तो हम लोग इसमें सबसे पहले यूज़र का एक डेटा मॉडल बनाएंगे। अब डेटा मॉडल होता है सिंपल एक क्लास जिसमें सारे फील्ड्स हो डेटा स्टोर करने के लिए। ये डेटाबेस नहीं है, सिर्फ क्लास बना रहे हैं हम, ताकि एक मॉडल रिप्रेजेंट हो सके। तो फ्रंट एंड से जो फॉर्म आएगा एग्जैक्ट उसके जैसा ही मॉडल हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले एक फोल्डर बनाएंगे हम यहाँ पे, ऐड न्यू फोल्डर, जिसका नाम होगा मॉडल्स। अब इस मॉडल्स में एक नया मॉडल ऐड करेंगे। मॉडल मतलब एक सिर्फ क्लास ही होता है, न्यू क्लास, जिसका नाम होगा यूज़र। क्लास होगा, क्लास फाइल ऐड। ये आ गई हमारी यूज़र फाइल। अब यहाँ पे हम लोग यूज़र के सारे प्रॉपर्टीज़ एंटर करेंगे। अब यूज़र के सारे प्रॉपर्टीज़ क्या थे उसके लिए कोड में देखेंगे। तो ये जो फाइल आई है यहाँ पे देखिए, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, या फिर सीधा आउटपुट अगर देखिए तो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, जेंडर, पासवर्ड और रिपीट पासवर्ड। ये जो हमारे फील्ड है, रिपीट पासवर्ड कोई स्टोर करना ही करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 फील्ड्स हम लोग स्टोर करना चाहते हैं डेटाबेस में। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे वो 6 के 6 फील्ड्स बना देंगे। तो अभी हम वही बनाएंगे। ये इसका शॉर्ट फॉर्म है प्रॉप। लिख के अगर हम 2 बार टैप दबाएंगे तो एक नई प्रॉपर्टी बना देगा। शॉर्ट फॉर्म में सीधा लिखना चाहे तो भी लिख सकते हैं। पहला फर्स्ट नेम, जिसका टाइप होगा स्ट्रिंग फर्स्ट नेम। तो इसी तरीके से मैं सारी प्रॉपर्टीज़ लिख लेता हूँ। तो अब हमारे 6 के 6 फील्ड्स रेडी हो गए, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, मोबाइल, जेंडर और पासवर्ड। अब इसके अलावा जब भी हम अकाउंट क्रिएट करेंगे तो एक एडिशनल डेटा हम डेटाबेस में स्टोर करने वाले, वो है मेंबर सिंस। वो जो मेंबर सिंस होगा वो बस ये स्टोर करेगा कि हमने अकाउंट कौन से डेट में बनाया है, ताकि बाद में जब हम डिस्प्ले कर सके कि आपने इस डेट पे अकाउंट क्रिएट किया था। टाइम नाम का एक डेटा टाइप है जिसकी मदद से हम जब भी हम स्टोर करेंगे तो करंट डेट इसमें स्टोर कर लेंगे। अब ये डेटा जो है वो पूरा डेटाबेस में जाने वाला है। तो जब भी हम डेटाबेस में कुछ स्टोर करते हैं तो उसकी एक प्राइमरी की भी स्टोर कर लेते हैं, ताकि यूनिकली आइडेंटिफाई हो सके हर एक रो। तो वही प्राइमरी की बनाने के लिए हम लोग इसमें एक की बनाएंगे, प्राइमरी की, जिसका नाम होगा यूज़र ID। इंट डेटा टाइप और यूज़र ID इसका नाम होगा। तो इस तरीके से हमारा जो यूज़र मॉडल था वो एकदम तैयार हो चुका है। तो अब हम बनाएंगे यूज़र मॉडल क्लास, यूज़र कंट्रोलर क्लास। यूज़र कंट्रोलर क्लास करेगा क्या कि फ्रंट एंड से जब भी रिक्वेस्ट आएगा, गेट रिक्वेस्ट या फिर पोस्ट रिक्वेस्ट, उस रिक्वेस्ट को वापस रिस्पॉन्स में भेजने का काम कर देगा। ASP.NET Core में फ्रंट एंड से जो भी रिक्वेस्ट आती है उसे हैंडल करने के लिए कंट्रोलर क्लासेस बनाए जाते हैं। तो इसमें भी हम लोग यूज़र कंट्रोलर बना देंगे। ऐड कंट्रोलर, वहाँ पे MVC API सिलेक्ट करने का है, API कंट्रोलर empty ऐड। अब उसका जो नाम होगा वो यूज़र कंट्रोलर ऐड। तो ये इसने ऐड कर दिया है। बेसिक एम्प्टी कंट्रोलर है जिसमें अभी तक कुछ भी ऐड नहीं किया। तो अब यहाँ पे इसके अंदर हम लोग लिखेंगे गेट। फ्रंट एंड से हम लोग एक टेस्ट के लिए अभी गेट रिक्वेस्ट लिखेंगे, गेट मेथड बनाएंगे। फ्रंट एंड से बस एक रिक्वेस्ट भेजेंगे और इससे रिस्पांस भेजेंगे सक्सेस, ताकि एक टेस्ट हो सके कि ये सब चल रहा है। उसके बाद हम एक्चुअल में डेटा भेजेंगे। तो ये हमने बस एक कंस्ट्रक्टर ऐड कर दिया है। यहाँ पे आई कॉन्फ़िगरेशन नाम का एक इंटरफेस होता है,
.NET कोर में, जिसकी मदद से हम जो भी इस app-settings.json फाइल में डेटा लिखा हुआ है, ये इसमें जो भी लिखा है उसको एक्सेस कर सकते हैं। अब ये क्यों चाहिए वो बाद में समझ जाएगा आपको जैसे हम आगे करेंगे। बस अभी इसको बस एक इंपोर्ट करके रख, इसको बस कंस्ट्रक्टर में इंजेक्ट कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे डिपेंडेंसी इंजेक्शन की मदद से। अब ये रेड लाइन आ रही है तो इसको इंपोर्ट कर देंगे यूजिंग, ये लिख देंगे, ये इंपोर्ट हो गया है। यहाँ से जो सिर्फ जो चाहिए वही रखेगा। अब हम सिर्फ एक मेथड बनाने वाले हैं जिसका नाम होगा क्रिएट यूज़र। अब क्रिएट यूज़र का एक्चुअल में काम होगा कि फ्रंट एंड से जो भी रजिस्टर फॉर्म का डेटा आया है उसे डेटाबेस में स्टोर करो। तो ये जो क्रिएट मेथड है वो तभी एक्टिवेट हो जाएंगी जब हम फ्रंट एंड से पोस्ट रिक्वेस्ट भेजेंगे, जो ये एट्रीब्यूट यहाँ पे बताएगा इसको। तो एट्रीब्यूट में जो लिखा हुआ है पैरामीटर में, ये इस मेथड का एक्चुअल नाम है जो फ्रंट एंड यूज़ करेगा कॉल करने के लिए। अब इसमें बेसिक अभी के लिए हमने रिटर्न ओके किया है, जिसमें एक मैसेज है सक्सेस फ्रॉम क्रिएट मेथड। इस एक्चुअल में इस जब ये सक्सेस हो जाएगा यानी कि काम करेगा, सब कुछ कनेक्ट वगैरह हो जाएगा, तो हम एक्चुअल में कोड लिखेंगे जो उस डेटा फ्रंट एंड का जो भी डेटा है वो डेटाबेस में ऐड हो जाएगा एंटिटी फ्रेमवर्क को यूज़ वगैरह करके। तो अब ये जो हमने कोड कर दिया इसको बिल्ड करके देखेंगे हो रहा है कि नहीं। तो ये जो URL दिख रही है HTTPS localhost 44396, ये होगा इसका बेसिक URL। तो इसे हम लोग कॉपी करेंगे ताकि ये बाद में हमें काम आने वाला है। तो ये URL होगा। अब ये बेसिक चीज़ें, ये ज़रूरी नहीं है जब भी हम रन कर रहे हैं एक्चुअल में वेब API है जिसका कोई इंटरफेस तो होने नहीं वाला, तो ब्राउज़र में ऑन करने से अच्छा है कि ऑन करे ही ना सिर्फ रन करे। तो बस उसके लिए मैं कर रहा हूँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है वैसे। यहाँ से तो अब हम प्रोजेक्ट पे आएंगे, इसमें राइट क्लिक करिए, प्रॉपर्टीज़ में जाइए और डीबग ऑप्शन सिलेक्ट करिए। डीबग के अंदर ये जो लॉन्च ब्राउज़र है बस इसको सिलेक्ट करके डीसिलेक्ट करके कर दीजिए, बस हो गया और कुछ नहीं। अब प्रोजेक्ट को हम लोग सेव करेंगे Ctrl+S। अब हम जब इसको रन करेंगे तो ब्राउज़र नहीं खुलेगा, देखिए ये देखिए ब्राउज़र नहीं खुला, सिर्फ प्रोजेक्ट रन हुआ। तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी लेकिन एक कर दिया मैंने, बार बार ब्राउज़र खोलने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। लेकिन ये URL कॉपी करके रखिए ताकि ये हमें फ्यूचर में यूज़ होगा। तो अब हम आ गए हमारे फ्रंट एंड के एप्लीकेशन में, विजुअल स्टूडियो कोड में, जहाँ पे हमारा एंगुलर एप्लीकेशन है। तो यहाँ से अभी हम एक टेस्ट रिक्वेस्ट भेजेंगे बैक एंड को। तो अभी हम बनाएंगे एक सर्विस ng generate सर्विसेज, उसके अंदर उसका नाम देंगे हम ऑथ सर्विस, जो होगी वो ऑथराइजेशन की सर्विस होगी। तो एंटर करेंगे, ये देखिए सर्विस का एक फोल्डर बन गया है जिसके अंदर ऑथ सर्विस। ये .ts फाइल इसकी कोई ज़रूरत है नहीं, डिलीट कर देंगे। तो ऑथ सर्विस है, बेसिक एक क्लास है जो कि इंजेक्टेबल है, किधर भी हम इंजेक्ट कर सकते हैं इसको। तो इसमें सबसे पहले यहाँ पे जब भी एंगुलर में से हमें HTTP का रिक्वेस्ट भेजने का होता है तो उसमें एक HTTP क्लाइंट मॉड्यूल नाम का एक मॉड्यूल है, इसमें वो यूज़ करना होता है। तो पहले उस मॉड्यूल को हमें app.module फाइल में रजिस्टर करना पड़ेगा इंपोर्ट्स में। तो ये HTTP क्लाइंट मॉड्यूल हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया है, इसको कॉपी करके इसमें इंपोर्ट कर लेंगे इंपोर्ट सेक्शन में, बस। जिससे कि क्या हो गया, अभी हम पूरा एप्लीकेशन में कहीं पे भी HTTP की रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। अभी यहाँ पे हम लोग आएंगे ऑथ सर्विस में, इस सर्विस के इसमें कंस्ट्रक्टर में बस एक इंपोर्ट कर ले, एक डिपेंडेंसी इंजेक्शन का यूज़ करके एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे। HTTP नाम का ये ऑब्जेक्ट होगा जिसका टाइप होगा HTTP क्लाइंट। अब जब भी ये कंस्ट्रक्टर कॉल किया जाएगा, जब भी इसका ऑब्जेक्ट बना दिया जाएगा, ऑटोमेटिकली HTTP क्लाइंट इस यहाँ पे इंजेक्ट हो जाएगा, इसी को डिपेंडेंसी इंजेक्शन बोलते हैं। अब ये तो हो गया। अब यहाँ पे एक बेसिक मेथड बनाएंगे हम। ये हमने एक मेथड बनाई है रजिस्टर यूज़र नाम से, ये मेथड HTTP रिक्वेस्ट भेजेगी बैकएंड में। तो HTTP रिक्वेस्ट के लिए दो अलग अलग मेथड है, एक गेट मेथड और एक पोस्ट मेथड। अगर गेट रिक्वेस्ट भेजने का तो गेट यूज़ करिए, वरना पोस्ट। इस केस में हम लोग पोस्ट यूज़ करेंगे। तो this.http जो कि this.http.post, अब ये पोस्ट मेथड है। अब पोस्ट मेथड में एक पैरामीटर होगा, सबसे पहला पैरामीटर होगा हमारा URL, जो बैकएंड का URL जो मैंने बोला था ना कॉपी करने को, वही URL। वो URL यहाँ पे सबसे पहले पास करेंगे हम पहले पैरामीटर।
अब दूसरे पैरामीटर में होगा वो एक्चुअल डेटा जो हम पास करने वाले। इस केस में हम लोग कोई डेटा नहीं पास करने वाले, एम्प्टी डेटा होगा, तो इसकी भी कोई ज़रूरत है नहीं। तो अब बेस यूआरएल हम पहले इधर एक वेरिएबल बनाएंगे ताकि एक ही वेरिएबल बार बार यूज़ हो सके। तो ये हमारा बेस यूआरएल है, लेकिन एक .NET कोर का एक सिंटैक्स होता है। यूआरएल के बाद अगर हम API यूज़ कर रहे हैं तो API लिखना पड़ता है, और उसके बाद कंट्रोलर का नाम। तो हम लोग यूज़र नाम का कंट्रोलर यूज़ करने वाले हैं, तो ये हमारा बेस यूआरएल होने वाला है। और अगर अलग अलग कंट्रोलर यूज़ कर रहे हो तो ये लिखने की भी ज़रूरत नहीं, सिर्फ API लिखिए, यहाँ पे बेस यूआरएल लिख के यहाँ पे कॉन्केटिनेट कर दीजिए जो भी लिखने का है, ताकि कुछ भी यूआरएल हो आप यूज़ कर सकते हो उससे। ये हो गया हमारी बेस यूआरएल। अब ये एरर इसलिए दिखा रहा है क्योंकि इसे डेटा भी चाहिए। पोस्ट मेथड जो होता है वो डेटा भी सेंड करता है, तो इसमें भी हम अभी नल सेंड करेंगे क्योंकि हमारे पास कोई डेटा नहीं है। बाद में हम यहाँ पे रजिस्टर फॉर्म सेंड करेंगे। अब ये जो पोस्ट है ये रिटर्न क्या करने वाला है, ऑब्जर्वेबल सिर्फ रिटर्न करने का है हमको, क्योंकि ये सर्विस लिख रहे हैं हम लोग, बस इतना ही। अब रजिस्टर कंपोनेंट में आएंगे जहाँ पे हमने रजिस्टर सबमिटेड किया था। तो यहाँ से हम लोग पहले तो वो यूज़र सर्विस जो है वो इंपोर्ट करेंगे। अब उसको इंपोर्ट करने के लिए पहले app.module में उसे भी रजिस्टर करना पड़ेगा, जो कि प्रोवाइडर्स में होता है, ऑथ सर्विस। अब इंपोर्ट कर लिया, यहाँ पे रजिस्टर यूज़र में आएंगे, रजिस्टर कंपोनेंट में यहाँ पहले तो उसे इंपोर्ट करेंगे, वही डिपेंडेंसी इंजेक्शन यूज़ करेंगे। यहाँ पे ऑटोमेटिक इंपोर्ट भी हो गया है। अब ये ऑथ सर्विस हम यूज़ कर सकते हैं कि हमारे इस प्रोग्राम में this.authService. उसके अंदर जो मेथड थे रजिस्टर यूज़र, ये रजिस्टर यूज़र कॉल करेंगे। अब ये रजिस्टर यूज़र जो था वो ऑब्जर्वेबल रिटर्न कर रहा था, तो जब भी कोई ऑब्जर्वेबल रिटर्न करता है तो हम सब्सक्राइब कर लेंगे उसको, ताकि जब भी वो सब्सक्राइब करेंगे तो वो रिक्वेस्ट भेज देगा। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो वो रिक्वेस्ट नहीं भेजेगा, सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा। सब्सक्राइब करेंगे, अब जो भी वहाँ से रिस्पॉन्स आएगा बैकएंड से वो सब्सक्राइब के एक पैरामीटर में आएगा, जिसका नाम हम यहाँ पे रिस्पॉन्स रख देंगे। यहाँ पे एक एरो फंक्शन बनाएंगे जो कि कॉल होगा जब भी रिस्पॉन्स हमें मिल जाएगा। तो इस केस में हम सिर्फ रिस्पॉन्स को कंसोल में डिस्प्ले कर देंगे, देखने के लिए कि सब काम कर रहा है कि नहीं, बस इतना ही हो गया ये। तो फ्रंट एंड का काम हो गया है। अभी ये फ्रंट एंड रन तो हो रहा है, अब बैक एंड रन करेंगे हम लोग। अभी हम लोग आ गए ये आउटपुट पे, तो इंस्पेक्ट करेंगे, कंसोल खोलेंगे, हमें सबसे पहले डेटा सेंड करना पड़ेगा। अब सबमिट करेंगे, ये एरर आ रही है, हैज़ बीन ब्लॉक्ड बाय कॉर्स पॉलिसी नो एक्सेस कंट्रोल। अब ये सभी लोगों को लगभग ये एरर आती है, और इसका एक सॉल्यूशन भी है। कॉर्स उसके लिए सबसे पहले हम मतलब समझेंगे कि ये कॉर्स होता क्या है। तो ये माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ब्राउज़र सिक्योरिटी प्रिवेंट्स अ वेब पेज फ्रॉम मेकिंग एजेक्स रिक्वेस्ट टू अनदर डोमेन। यानी कि अगर हम .NET वेब API से ही उसके वेब API पे रिक्वेस्ट भेजेंगे उसी एप्लीकेशन में से, तो कोई एरर नहीं आएगा। लेकिन इस केस में हम लोग एंगुलर एप्लीकेशन यूज़ कर रहे और .NET कोर में रिक्वेस्ट भेज रहे, यानी कि अलग अलग डोमेन से। हमारा जो डोमेन यहाँ पे था जो रन कर रहे, ये देखिए लोकल होस्ट 4200, और वेब API का क्या था, वो जो हमने URL कॉपी पेस्ट की थी वो URL पे था, यानी कि दोनों का अलग डोमेन है। तो अलग डोमेन होने की वजह से ये सिक्योरिटी पॉलिसी होती है, जिसके अंडर दिस रेस्ट्रिक्शन इज़ कॉल्ड सेम ओरिजिन पॉलिसी। तो अगर सेम डोमेन है तभी वो रिक्वेस्ट भेज सकता है। तो IIS सर्वर जो भी है .NET का, वो इसे रिजेक्ट कर रहा है इस रिक्वेस्ट को, क्योंकि ये दूसरी डोमेन से। सो क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग इज़ अ W3C स्टैंडर्ड दैट अलाउज द सर्वर टू रिलैक्स द सेम ओरिजिन पॉलिसी। तो अगर हम ये कॉर्स नाम की एक सर्विस .NET में ऐड कर देंगे तो वहाँ पे हम मेंशन कर सकते हैं कि कौन से डोमेन से हमें रिक्वेस्ट अलाउ करने देना है। इस केस में हम लोग लोकल होस्ट 4200 के डोमेन से रिक्वेस्ट भेज रहे, तो हमें बस .NET में ये ऐड करना है। .NEट में जो सर्विसेज होते हैं स्टार्टअप फाइल में होते हैं, वो स्टार्टअप फाइल में यहाँ पे जो भी सर्विसेज ऐड होते हैं उसमें हमें कॉर्स की सर्विस ऐड करनी है, और उसमें मेंशन करना है कि लोकल होस्ट 4200 से जो भी रिक्वेस्ट आएगी उसे एक्सेप्ट करो। तो बस यही सर्विस अगर ऐड करेंगे तो वो एरर निकल जाएगी। अभी हम वही करेंगे। अब
कॉर्स की जो सर्विस है उसे ऐड करने के लिए हमें एक पैकेज डाउनलोड करना पड़ेगा .NET कोर में, जिसका नाम है microsoft.ASP.NET Core.cors। ये पैकेज का नाम स्क्रीन पर डिस्प्ले कर दूंगा मैं। तो अभी हम वही डाउनलोड करेंगे। तो मैनेज NuGet पैकेजेस, इंस्टॉल में आएंगे तो नो पैकेज इंस्टॉल्ड। तो यहाँ पे जाएंगे, हमें बस एक नाम कॉपी पेस्ट करना है, ये microsoft.ASP.NET Core.cors। इस पे क्लिक करिए, वर्जन लेटेस्ट स्टेबल वर्जन इंस्टॉल कर लीजिए। हो गया इंस्टॉल। अभी इंस्टॉल में आएंगे, ये इंस्टॉल हो गया। अभी पैकेज तो इंस्टॉल हो गया है, तो अभी स्टार्टअप फाइल में आएंगे और ये जो सर्विसेज दिख रही है यहाँ पे एक .NET की सर्विस ऐड करेंगे। तो ये जो हमने एक कोड ऐड कर दिया है, सीधा कॉपी किया है मैंने, कॉपी पेस्ट। आप भी यही वही कीजिए। स्क्रीन पे जो दिख रहा है वो जूम करके दिखाता हूँ मैं। ये services.add.cors, जिसमें एक पैरामीटर ऑप्शंस डालेंगे, उसके अंडर options.add.policy ये नाम दिया है हमने allow origin। कोई भी नाम आप दे सकते हैं यहाँ पे, कोई ऐसा मतलब रेस्ट्रिक्शन नहीं है, जो चाहिए वो नाम दीजिए। allow origin मैंने डाल दिया। तो builder.with.origins, ये देखिए लोकल होस्ट 4200 allow any header, allow any method। ये बेसिकली हम इससे कह क्या रहे हैं कि इस लोकल होस्ट से जो भी रिक्वेस्ट आएगी allow origin नाम की पॉलिसी में, उसको ऐड कर दीजिए, उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन मत लगाओ, बस यही बोल रहे। तो ये जो सर्विस ऐड किया है, अब एक मिडल वेयर भी ऐड करेंगे। यूज़ राउटिंग के नीचे app.useCors, उसके एक नाम डालेंगे कि अब कौन सी पॉलिसी हमें यूज़ करने की है। हमने यहाँ पे एक पॉलिसी बनाई थी allow origin नाम की, तो वही सिर्फ वो नाम कॉपी करो और पैरामीटर में डाल दो। हो गया, मिडल वेयर में ऐड कर दिया। अब ये सर्विस और मिडल वेयर तो ऐड हो गए। अब हम यहाँ पे ये देखेंगे कि यूज़र कंट्रोलर में, अब यूज़र कंट्रोलर में जो ये API कंट्रोलर है, इसके नीचे एक नया एट्रीब्यूट ऐड करेंगे, enable cors, जो कि इंपोर्ट नहीं होगा, तो हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। इसके अंडर नाम क्या डालेंगे जो हमने पॉलिसी बनाई थी, allow origin, यही नाम था ना, allow origin। हो गया, इतना ही स्टेप था। अब हम रन करेंगे तो वो एरर नहीं आना चाहिए, तो देखेंगे। सबसे पहले इसको रन कर दिया तो ये रन हो रहा है। अब एंगुलर में आएंगे, अब वापस सबमिट करके देखेंगे, यानी कि कॉर्स का जो एरर है वो तो चला गया है, दूसरा आ रहा है वो देख लेंगे हम क्या है, लेकिन कॉर्स का एरर तो चला गया है। तो ये जो एरर थी वो बस ये थी कि हमने हमने फ्रंट एंड में जब कोड लिखा, यूज़र सर्विस ऑथ सर्विस, तो इसमें यूज़र तो लिखा था, लेकिन उसके बाद जो मेथड का नाम था वो नहीं लिखा था, क्रिएट यूज़र। अब क्रिएट यूज़र ये क्या है कि मेथड का नाम लिखा है बस, और कुछ नहीं, और एक मेथड है क्रिएट यूज़र, बस ये मेथड भी कॉल करने का है हमें, तो ये मेथड का नाम लिख दिया है हमने, और कुछ नहीं। अब हम सबमिट करेंगे तो वो एरर जो है वो रिजॉल्व हो गया है, बस कुछ नहीं था उसमें। यहाँ पे जो हमने पोस्ट रिक्वेस्ट जो भेजी थी, बस एक पैरामीटर ऐड करना था, रिस्पॉन्स। तो नल के बाद एक ऑप्शंस नाम का पैरामीटर होता है जो ये बताता है कि जो रिस्पॉन्स आने वाला है वो जेसन में है, टेक्स्ट में या किस में। बस हमारा एक स्ट्रिंग था, हमने जो स्ट्रिंग रिटर्न की थी तो टेक्स्ट लिख दिया, हो गया। अभी फ्रंट एंड में देख लीजिए, सक्सेस फ्रॉम क्रिएट मेथड, फ्रंट एंड और बैक एंड जो है वो कनेक्ट हो गया है सक्सेसफुली। तो अब हम एक्चुअल में डेटा सेंड का जो काम है वो कर सकते हैं, तो वही अभी हम करेंगे। तो अब एंटिटी फ्रेमवर्क कोर के लिए जो पैकेज चाहिए वो इंस्टॉल कर लेंगे हम, जिससे कि हमें डेटाबेस की जो भी क्वेरीज होगी वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, सीधा हम रन करेंगे तो रन हो जाएगा। यहाँ पे हमें पैकेजेस के नाम सर्च करने, जो कि है ये जो एंटिटी फ्रेमवर्क कोर दिख रहा है वो एंटिटी फ्रेमवर्क कोर डिज़ाइन, SQL सर्वर और टूल्स, ये जो 4 पैकेजेस है ये आपको इंस्टॉल करने का है। तो पहले हम लोग करेंगे एंटिटी फ्रेमवर्क कोर। तो इसका जो वर्जन है वो वर्जन होगा 3. हम यूज़ कर रहे हैं .NET कोर 3.1। इसके लिए ये, अगर आप .NET 5 यूज़ कर रहे हैं तो आप ये यूज़ कर सकते हैं 5.0.14। अगर 6 यूज़ कर रहे हैं तो 6 का। मैं 3.1 यूज़ कर रहा हूँ तो ये सिलेक्ट करूँगा, इंस्टॉल, ये एक्सेप्ट वगैरह कर लीजिए। SQL सर्वर ये इंस्टॉल कर लीजिए, इसका भी वर्जन वही। SQL सर्वर इंस्टॉल होने के बाद माइक्रोसॉफ्ट टूल्स, इसका भी सेम
अब लास्ट पैकेज आएगा माइक्रोसॉफ्ट एंटिटी फ्रेमवर्क को डिज़ाइन। तो अभी हमारे पास ये इतने इंस्टॉल हो गए हैं, माइक्रोसॉफ्ट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर, डिज़ाइन, एसक्यूएल सर्वर और टूल्स। अब एंटिटी फ्रेमवर्क हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अब एंटिटी फ्रेमवर्क कोर को यूज़ करने के एंटिटी फ्रेमवर्क कोर में एक क्लास होता है जो होता है DB कॉन्टेक्स्ट क्लास। वो क्लास जो है वो इंटरनली इंसर्ट, अपडेट, डिलीट ये क्वेरी जो है वो एग्जीक्यूट कर सकता है। तो हमें करना ये है कि एक कस्टम क्लास बनाने का है जो DB कॉन्टेक्स्ट से इनहेरिट करेगा और बस उसका ऑब्जेक्ट बना के मेथड कॉल करिए, बिना क्वेरी एग्जीक्यूट करके आप सारा डेटाबेस बना सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मॉडल्स में एक फ़ाइल बनाएंगे हम, ऐड न्यू क्लास। अब उस क्लास का नाम होगा यूज़र कॉन्टेक्स्ट। लास्ट में कॉन्टेक्स्ट डालना मत भूलिए, ये इंपॉर्टेंट है। अब यूज़र कॉन्टेक्स्ट क्लास जो बना वो इनहेरिट होगा DB कॉन्टेक्स्ट से। ये इंपोर्ट नहीं होगा तो उसे इंपोर्ट कर लेंगे हम। यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर बनाने का है, CTOR डबल टैब हो गया। अब कंस्ट्रक्टर में एक पैरामीटर होगा जो DB कॉन्टेक्स्ट ऑप्शंस कुछ ऐसा दिखेगा, DB कॉन्टेक्स्ट ऑप्शंस। अब ये जो ऑप्शंस है ये हमें बेस क्लास को सेंड करना है, इतना ही था इसमें। अब हम लोग यूज़र कॉन्टेक्स्ट क्लास में हमारा डेटाबेस का एक टेबल का नाम दे सकते हैं। कौन सा टेबल हमें बनाने का है? तो हमें बनाने का यूज़र का टेबल है। अब यहाँ पे हम लोग एक क्लास लिखेंगे पब्लिक DB सेट जो होगा यूज़र का। इस टेबल का नाम हम लोग डाल रहे हैं यूज़र्स, जो चाहे वो डाल दो, इस बार यूज़र्स होगा। ये क्या है मैं इसको समझा देता हूँ। तो ये DB सेट जो है ये एक डेटा टाइप है जो एंटिटी फ्रेमवर्क में एक टेबल को रिप्रेजेंट करेगा, एक मॉडल को। तो कौन सा मॉडल होगा? यूज़र का। ये यूज़र जो है ये यूज़र क्लास नेम है और यूज़र्स नाम का टेबल डेटाबेस में बना देगा। अब डेटाबेस में ऐड करने के लिए हमें सबसे पहले डेटाबेस को कनेक्ट करना पड़ेगा। अब डेटाबेस को कनेक्ट कैसे करने का? यहाँ पे SQL सर्वर एक्सप्लोरर में आइए, वहाँ से एक कनेक्शन बनाना पड़ेगा हमको। तो उसके लिए हम सबसे पहले हमारा एक SSMS ऑन करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट SQL। ये आपका इंस्टॉल्ड होना चाहिए। यूट्यूब पे बहुत सी वीडियोज अवेलेबल है इसको कैसे इंस्टॉल करने का, ईजी है, कर सकते हो, 5 मिनट में इंस्टॉल हो जाएगा। ये कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ पे हमारा टेबल है जिसके अंदर डेटाबेसेस होंगे हमारे। तो ये इसमें हम लोग एक डेटाबेस बना देंगे सबसे पहले। तो डेटाबेस में हम नया डेटाबेस बनाएंगे जिसका नाम होगा लॉगिन DB, क्योंकि हमारे प्रोजेक्ट का नाम भी वही है, लॉगिन DB। ओके, अब ये लॉगिन DB में कुछ होगा नहीं, टेबल्स में कुछ भी नहीं है। हमें बस इसको कनेक्ट करवाने का है ASP.NET कोर में। तो अब डेटाबेस को कनेक्ट करने के लिए हम आएंगे सर्वर एक्सप्लोरर में। यहाँ पे इसमें से यहाँ पे छोटा ऑप्शन है कनेक्ट टू डेटाबेस। अब यहाँ पे SQL सर्वर तो सिलेक्ट हो गया है। यहाँ पे हमें डालने का है सर्वर नेम, यानी कि जो SQL सर्वर का हमारा जो नेम है वो डालेंगे। अब वो किधर से मिलेगा? उसके लिए हमने SSMS खोला था, वहाँ पे हम फाइल कनेक्ट ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर, ये जो सर्वर नेम दिख रहा है इसको करेंगे कॉपी और ये इधर आके पेस्ट कर देंगे। तो ये यहाँ पे विजिबल हो गया है। यहाँ पे देखिए हमने जो अभी डेटाबेस बनाया लॉगिन DB वो ऑलरेडी है, उसे सिलेक्ट कर दो और ओके कर दो। तो ये हो गया है कनेक्ट। तो यहाँ पे अगर हम प्रॉपर्टीज़ में आएंगे तो कनेक्शन स्ट्रिंग नाम का एक दिखेगा, हमें वो करने का है सिलेक्ट ऑल और कॉपी करेंगे। हमें ये चाहिए कनेक्शन स्ट्रिंग जिसकी मदद से हम वो डेटाबेस को कनेक्ट कर सकते हैं। अब ये कनेक्शन स्ट्रिंग पेस्ट किधर करेंगे? वो इधर ऐप settings.json फाइल में आएंगे। यहाँ पे हमें इस कनेक्शन स्ट्रिंग को पेस्ट करना है। तो कुछ इस तरीके से हम लोग सेव करेंगे। कनेक्शन स्ट्रिंग नाम का एक एरे बनाएंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे जिससे की है, जिसका एक ऑब्जेक्ट वैल्यू के इधर डाला है, उसके अंडर MyDB कनेक्शन, और वो जो कनेक्शन स्ट्रिंग कॉपी किया था वो यहाँ पे पेस्ट कर दिया, जो कि कुछ नहीं है, बस सर्वर का नाम है और इनिशियल कैटलॉग लॉगिन DB इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी ट्रू, बस इतना ही है। अब ये जो डेटाबेस से कनेक्ट करने का है वो सर्विस में हमें ऐड करना पड़ेगा। तो स्टार्टअप फाइल में आएंगे, स्टार्टअप फाइल में जो सर्विसेज सेक्शन है कोर्स के नीचे आएंगे और वहाँ पे ऐड कर देंगे। तो कुछ इस तरीके से हम लोगों को ऐड करने का है। ऐड सर्विसेज डॉट ऐड, जूम भी कर देता हूँ मैं, ये services.add DB context user context options.use SQL server
और गेट कनेक्शन स्ट्रिंग MyDB कनेक्शन। तो गेट कनेक्शन स्ट्रिंग जो है वो इधर से ही कनेक्शन स्ट्रिंग से लेगा और उसके अंदर का MyDB कनेक्शन, ये बस इंपोर्ट करने का है हमको अब क्लास। तो ये इंपोर्ट भी हो गए सब अभी। तो अभी हमारा कनेक्शन भी हो गया है, सब कुछ हो गया है। अब डेटाबेस बनाने के लिए हमें एक कमांड रन करनी पड़ेगी इसके अंदर के जो कमांड प्रॉम्प्ट है उसमें। तो कमांड प्रॉम्प्ट में जाने के लिए टूल्स, NuGet पैकेज मैनेजर कंसोल। अब यहाँ पे एक कमांड ऐड करने का है, ऐड-माइग्रेशन, और सबसे पहला नाम हम डाल देंगे इनिशियल बोल के, एंटर। बिल्ड स्टार्टेड, बिल्ड सक्सीडेड। अब ये कर क्या रहा है कि यूज़र कॉन्टेक्स्ट जो क्लास हमने बनाया था इस क्लास को लेगा और ये यूज़र्स नाम का डेटाबेस बना देगा। अभी जो है वो ऐड हो गई माइग्रेशन, यानी कि अभी सारी जो क्वेरीज वगैरह है वो तैयार हो गई। अब इसको डेटाबेस में अपडेट करने के लिए अपडेट डेटाबेस, बिल्ड स्टार्टेड, बिल्ड सक्सीडेड, डन, यानी कि अभी हमारा डेटाबेस बन गया है। तो वो यहाँ पे चेक करेंगे, पहले आएंगे उसे करेंगे रिफ्रेश टेबल्स, ये देखिए dbo.users। तो हम उसे इस तरीके से भी देख सकते हैं, ये जो क्वेरी है वहाँ पे हम लिखेंगे यूज़ लॉगिन DB यूज़र्स, ये क्वेरी रन करके देखेंगे। एग्जीक्यूट, ये देखिए यूज़र ID, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, मोबाइल, जेंडर, पासवर्ड, मेंबर सिंस। बराबर तरीके से हमने एक भी क्वेरी एग्जीक्यूट नहीं की फिर भी टेबल बन गया है। अब आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि इतना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर करने से अच्छा है कि सीधा टेबल ही बना देते। सही है, अगर एक टेबल हुआ तो सही है, लेकिन अगर इस तरीके के अगर हम समझो 20-25 टेबल है तो हर एक के लिए अलग क्रिएट क्वेरी लिखनी पड़ेगी, इंसर्ट, अपडेट। उस केस में एंटिटी फ्रेमवर्क को बहुत ईजी पड़ता है बनाने का, सिर्फ एक ऐड माइग्रेशन और अपडेट डेटाबेस करिए, पूरा ऐड हो जाएगा। तो अब जो डेटाबेस हमने बना दिया है, अब इसके बाद एक्चुअल में डेटा इंसर्ट करेंगे। अब ये जो क्रिएट मेथड में हमने सक्सेस का रिस्पॉन्स रिटर्न किया था, अब यहाँ पे हम लोग कोड लिखेंगे डेटाबेस में इंसर्ट करने का। तो फ्रंट एंड से जो भी डेटा आएगा वो यूज़र का डेटा होगा। तो उसके लिए सबसे पहले हम यूज़र का एक ऑब्जेक्ट बना देते हैं, यहाँ पे पैरामीटर लेंगे यूज़र नाम। ये जो यूज़र था वो हमारा यूज़र है जो हमने बनाया है। अब ये इस पैरामीटर में आ जाएगा डेटा जो भी फ्रंट एंड से सेंड करेंगे। अब डेटाबेस में इंसर्ट करने के लिए सबसे पहले हमारा जो यूज़र कॉन्टेक्स्ट क्लास है उसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, तो हम वो बनाएंगे सबसे पहले। तो ये पब्लिक रीड ओनली यूज़र कॉन्टेक्स्ट का जो क्लास था उसका एक ऑब्जेक्ट बना दिया है अंडरस्कोर कॉन्टेक्स्ट बोल के। तो यहाँ पे हमने यूज़र कॉन्टेक्स्ट का एक वेरिएबल बना दिया है और उसको अंडरस्कोर कॉन्टेक्स्ट को असाइन कर दिया है। अब ये जो है तो ये कुछ कोड इस तरीके से दिखेगा। ये जो यूज़र हमने अभी ऑब्जेक्ट बनाया उसमें एक मेंबर सिंस का प्रॉपर्टी था, तो सर जब भी रिक्वेस्ट आएगी क्रिएट अकाउंट की सब फ्रंट एंड से, तो हमें मेंबर सिंस का एट्रीब्यूट जो है इस क्लास का, उसमें अभी के जो डेट है वो डालनी पड़ेगी। तो ये इधर डाल देंगे और context.users, ये कॉन्टेक्स्ट जो हमारा अभी ऑब्जेक्ट बनाया है यहाँ पे, उसमें यूज़र्स नाम का एक टेबल था जो यूज़र कॉन्टेक्स्ट क्लास में ये यूज़र्स नाम की एक प्रॉपर्टी थी जो डेटाबेस के एक टेबल को रिप्रेजेंट करती थी। तो यहाँ पे हम उसी को यूज़ करेंगे और उसमें ऐड करेंगे। तो ये जो हम ऐड कर रहे हैं इंटरनली ये इंसर्ट क्वेरी को फायर कर देगा डेटाबेस पे। अब इंसर्ट कर रहे हैं, लेकिन क्या इंसर्ट कर रहे हैं ये यूज़र, तो इतना इंसर्ट कर दिया और इंसर्ट करने के बाद सेव चेंजेस कर दिया। लेकिन इधर एक अगर जो डेटा ये इंसर्ट कर रहे हैं अगर वो ऑलरेडी हुआ तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए और एक कोड हमें डालना पड़ेगा। तो ये वाला वो कोड है। तो ये जो कोड लिखा है हमने, इसमें हम लोग बेसिकली ये चेक कर रहे हैं कि अभी जो यूज़र है वो ऑलरेडी इंसर्टेड है कि नहीं। हमारा जो ईमेल आईडी है वो यूनिक होने वाला है, तो हम अब चेक कर रहे हैं कि ये ईमेल आईडी जो अभी की ईमेल आईडी है वो ऑलरेडी इंसर्टेड थी कि नहीं। अगर थी तो हम मैसेज सेंड करेंगे कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड, ऑलरेडी एग्जिस्ट, ये सेंड कर देंगे। और अगर नहीं था तो इंसर्ट करेंगे और यहाँ पे सक्सेस। तो ये इतना ही कोड था, सिर्फ 4-5 लाइन का कोड है और कुछ नहीं है। अब ये बैक एंड में हो गया। अब फ्रंट एंड में हमें डेटा सेंड करना पड़ेगा। ये हमारा फ्रंट एंड हमने सर्विस बनाया था जो ये अब यहाँ पे हमने नल सेंड किया था। इस जगह पे हमें फॉर्म का डेटा सेंड करना पड़ेगा। यहाँ से हमने डेटा सेंड किया था रजिस्टर यूज़र, यहाँ पे हमने डेटा कलेक्ट किया है जो कि ये रजिस्टर फॉर्म में, ये रजिस्टर फॉर्म में वो डेटा है। अब ये रजिस्टर फॉर्म हम सेंड करेंगे इस मेथड में।
ताकि इधर से हम पोस्ट रिक्वेस्ट में से वो फॉर्म का डेटा सेंड कर सके। तो ये जो मेथड होगा, ये मेथड एक एरे लेगा, एरे ऑफ स्ट्रिंग हम पैरामीटर ले रहे हैं। अब ये पैरामीटर हमें सेंड करना पड़ेगा। यहाँ पे एरर भी आ गया। तो एरे बनाएंगे जिसमें से हम एक एक करके सारे फील्ड वैल्यूज सेंड करेंगे। तो कुछ ऐसे, ये हमने दिस डॉट रजिस्टर फॉर्म में से जो वैल्यू थी उसका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, मोबाइल, जेंडर और पासवर्ड ये एरे में सेंड कर दिया, जो कि इस यूज़र नाम के एरे में आ जाएगा। ये जो यूज़र है ये बैकएंड के इस यूज़र से मैच होना चाहिए, तभी वो प्रॉपर्टी जो है वो इसके अंदर आ जाएगी। तो ये जो मैचिंग है, तो इसका जो नाम है फर्स्ट नेम, ये उसी इसका फर्स्ट नेम में एफ कैपिटल है, एन, यानी कि ये सेम की फ्रंट एंड में कुछ यहाँ पे होनी चाहिए इस यूज़र की। इस यूज़र की जो की है वो फर्स्ट नेम के बराबर ही होनी चाहिए। तो वो हम हैंडल करेंगे। ऑब्जेक्ट बनाने का है और उस ऑब्जेक्ट में पहली की डालेंगे हमारे हिसाब से। अब ये जो की थी इसकी वैल्यू होगी यूज़र की 0th वैल्यू। अब ये 0th वैल्यू फर्स्ट नेम में ये किधर से मालूम पड़ा, क्योंकि मैंने सेंड ही 0th पोजीशन पे किया है। पहला ये 0th पोजीशन, ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसी पोजीशन है एरे की, तो उस हिसाब से ही ले रहा हूँ। और ये जो है ये मैंने खुद लिखा है, जो कि इससे मैच करेगा, सेम होना चाहिए। तो ऐसे करके हम सारे प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे ऐड कर देंगे कुछ इस तरीके से। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ ऐड कर दिया है यहाँ पे। तो डायनामिक ऑब्जेक्ट बनाया है। अब ये ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा जो कि इस ऑब्जेक्ट के साथ कंपैटिबल होगा। यूज़र आईडी तो प्राइमरी की थी, हमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं। और मेंबर सिंस ये जो प्रॉपर्टी है ये तो हमने यहाँ पे ऐड कर दिया, यानी कि जब इंसर्ट करेंगे तो सारे के सारे फील्ड जो है वो उसमें वैल्यूज़ ऐड की जाएगी। यहाँ पे जब ये रिस्पॉन्स आएगा तो रिस्पॉन्स हमारे पास कुछ टाइप्स का है। हमने यहाँ पे ऑलरेडी एग्जिस्ट भी किया है, सक्सेस भी किया है। तो ऑलरेडी एग्जिस्ट आया तो वो मैसेज डिस्प्ले करना पड़ेगा कि यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो वही हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने एक ये कोड लिखा है, इफ रिस्पॉन्स इज सक्सेस डिस्प्ले मैसेज। ये डिस्प्ले मैसेज नाम का एक वेरिएबल बनाया है यहाँ पे। क्यों बनाया है वो मैं बताता हूँ। और इज़ अकाउंट क्रिएटेड, जो कि पहले फॉल्स होगा। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे रिस्पॉन्स सक्सेस हुआ तो डिस्प्ले मैसेज करेंगे अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली, और अकाउंट क्रिएटेड को ट्रू कर देंगे। अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट ये आया तो अकाउंट ऑलरेडी एग्जिस्ट रहा अनदर ईमेल, ये करेंगे। और अगर इसके भी अलावा कुछ और हुआ तो सीधा ही समथिंग वेंट रॉन्ग ये डिस्प्ले करेंगे। और अगर सक्सेस हुआ तो अकाउंट क्रिएट हो गया है तो ये ट्रू कर रहे हैं। अब ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो आउटपुट है यहाँ पे हमें लिख के आना चाहिए कि अगर अकाउंट क्रिएट हुआ तो अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली, और अगर नहीं हुआ तो नॉट क्रिएटेड। तो HTML फाइल में हमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। तो हमने बस HTML फाइल में ये ऐड कर दिया है फॉर्म जो पहले था, उसके ऊपर एक पैराग्राफ टैग जिसका क्लास देके रखा है टेक्स्ट सेंटर फॉन्ट साइज, और ये ng क्लास का एक एट्रीब्यूट बनाया है। ये इसलिए क्योंकि हम लोग ये चेक कर रहे हैं इज़ अकाउंट क्रिएटेड, जो कि ये वेरिएबल था। तो अगर अकाउंट क्रिएटेड है जो कि ट्रू होगा, अगर है तो ट्रू होगा तो ये टेक्स्ट सक्सेस का क्लास लगाओ। अगर ट्रू नहीं है और अकाउंट क्रिएट नहीं हुआ है तो डेंजर का क्लास, यानी कि सिर्फ ग्रीन या रेड कर रहे। लेकिन इसका कंटेंट क्या होगा, डिस्प्ले मैसेज, इसलिए हमने ये वेरिएबल बनाया था। तो डिस्प्ले मैसेज में जो भी स्टोर होगा वो डिस्प्ले हो जाएगा। तो सिर्फ अभी हम ये रन करके देखते हैं, अगर होता है तो देखेंगे। अभी अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली, बस यही डिस्प्ले करना था और आ गया, हमारा सब कुछ क्रिएट हो रहा है। अब डेटाबेस में इंसर्ट हो गया कि नहीं वो भी देख लेंगे। ये हमारा डेटाबेस, यही क्वेरी वापस डाल देंगे। ये देखिए हो गया है हमारा डेटा। यूज़र आईडी ऑटोमेटिक इंसर्ट हुआ, ये हमने नाम डाला था, ईमेल, मोबाइल नंबर, जेंडर, पासवर्ड भी हो गया, और ये कौन सी डेट में और कौन सा टाइम था वो सब तो सक्सेसफुली हो गया है। तो कुछ इस तरीके से हमने रजिस्टर फॉर्म को बैकएंड से कनेक्ट किया और सक्सेसफुल तरीके से हमने डेटा भी इंसर्ट कर दिया। तो रजिस्टर फॉर्म का जो फीचर था वो तो यहाँ पे काम कर रहा है। अब इसके बाद हम लोग लॉगिन सिस्टम को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इस वीडियो में इतना।